धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। यूसीसी का ड्राफ्ट कैबिनेट में किया जाएगा पेश। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की मीटिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी दौरा। शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का करेंगे अनावरण। रोड शो के साथ ही अर्बन हाट का भी करेंगे निरीक्षण। आज प्रदेश भर में साफ रहेगा मौसम। कल एक बार फिर मौसम का बदलेगा मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदान में बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी ऋतु बहारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी। ऋतु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला बनी मुख्य न्यायाधीश। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें, यूसीसी का ड्राफ्ट कैबिनेट में किया जाएगा पेश। ये यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और अब उसको कैबिनेट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें, शाम 4 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की मीटिंग। 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। यूसीसी विधेयक इसी सत्र में लाएगी धामी सरकार। तो इंतजार पूरा हो चुका है। धामी सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। यूसीसी ड्राफ्ट बनकर तैयार है। कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद विधानसभा के पटल पर इसे रखा जाएगा, पेश किया जाएगा और वहां पर सारे ही विधायकों की सर्वसहमति से बिल पास होगा या फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, इंतजार खत्म हो चुका है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास ड्राफ्ट पहुंच चुका है और यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। जी बता दें कि जिस तरह से जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उसको बीते दिन सीएम धामी को उत्तराखंड सरकार को जो है समिति ने सौंप दिया है और आज कैबिनेट की जो बैठक है उसमें ड्राफ्ट की जो रिपोर्ट है उसको पेश किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार जिस तरह से यूसीसी को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी, जल्द से जल्द इसे लागू करने की जो है कवायद तैयारी जो है वो चल रही थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, 5 तारीख से विधानसभा का सत्र होगा और 6 तारीख को जो ये बिल है ये विधानसभा में जो है पेश किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी जिस तरह से आज कैबिनेट बैठक शाम 4 बजे होने जा रही है, उसमें जो कैबिनेट है पूरी कैबिनेट की सहमति से जो है इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद जो है आगे के लिए फिर इसको विधानसभा में 6 तारीख को रखा जाएगा और वहां से बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास से जब इसको मंजूरी मिल जाएगी तो इसको जो है लागू कर दिया जाएगा। जी जिस तरह से हम देखें, अनेक प्रदेशों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब यूसीसी पे चर्चा शुरू हुई कि यूसीसी ड्राफ्ट को तैयार करना है, उसको लागू करना है, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीड़ा उठाया कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार भी किया जाएगा और उसे उत्तराखंड राज्य में लागू भी किया जाएगा। और इसको उन्होंने नाम दिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मंशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसे पूरा करेगा। जी सर, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से अभी यहाँ पर बयान भी आया था कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहा था कि जब संकल्प इस दौरान यहाँ पर संपर्क का जो उनका एक कार्ड यहाँ पर निकाला गया था, घोषणा पत्र जो निकाला गया था चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा था कि जो सत्ता आएगी तो सत्ता आने के बाद में अब इसको जो है यहाँ पर लागू किया जाएगा, यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो उसी के चलते सभी ने जो है यहाँ पर खुशी भी व्यक्त की है। और वहीं अन्य राज्यों की अगर बात करें तो अन्य राज्यों में भी जो है इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा और काफी सफल भी जो है इस दौरान इसको माना जा रहा है, तो अन्य राज्य भी इसको अपने राज्य में जो है लागू करने के लिए आगे आ सकते हैं और रणनीति तैयार कर सकते हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता जो है ये इसमें जो प्रावधान के चलते जो है इसमें जोड़ा गया है। कई ऐसी महत्वपूर्ण जो
बिंदु हैं वो इसमें जोड़े गए हैं। चाहे एक शादी की बात करें, एक पति एक पत्नी वाला मामला हो, या फिर 3 तलाक वाला जो मामला हो उसको लेकर के, या फिर बेटा बेटी एक समान के चलते जो है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है इसमें महत्वपूर्ण दिशा में जो है दर्शाया गया है। और जल्द ही इसको यूसीसी को लागू करने की जो तैयारी है वो उत्तराखंड सरकार की है। आज कैबिनेट की जो बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होने के बाद अब इसको 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में जो है ये बिल लाया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा उत्तराखंड में। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया कि समान नागरिक संहिता यानी कि सभी नागरिक अगर समान हैं तो उनके लिए जो विधान होते हैं, जो नियम कानून होते हैं वो भी समान होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो सवाल है वो भी कहीं ना कहीं वहीं पर बरकरार है कि अगर समान नागरिक संहिता यानी कि पूरे देश में एक देश एक कानून हो, लेकिन फिर एक राज्य में सिर्फ यूसीसी कैसे लागू किया जा सकता है? जी ईसा, बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से जो यूसीसी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इसको लागू करने की जो कवायद है वो पूरी हो चुकी है। तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें, जो विपक्ष है वो लगातार इसी सवाल को उठाते आ रहा है कि एक ही राज्य में इसको कैसे लागू किया जा सकता है, जबकि इस तरीके से जो है कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो विपक्ष इस बात को कह सके, क्योंकि ये राज्य के लिए, इस राज्य के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाजपा का जो संकल्प पत्र था, जो घोषणा उस दौरान उन्होंने की थी कि यूसीसी को जो है सत्ता में आने के बाद उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है लगातार उत्तराखंड सरकार के प्रयास यही थे कि जल्द से जल्द जो यूसीसी है उसको उत्तराखंड में लागू किया जाए, क्योंकि सभी को एक समान जिस तरह से रखने का जो यहाँ पर निर्णय, जो फैसला है, जो कानून बनाया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर के जो है लगातार उत्तराखंड सरकार के प्रयास चल रहे थे, जो अब यहाँ पर धरातल पर उतरने वाले हैं और बहुत जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा। जिस तरह से आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है उसमें भी चर्चा की जाएगी। ये भी हो सकता है उसमें और भी कुछ जो है मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्री जो उसमें मौजूद रहेंगे बैठक में, उनसे बात करने के बाद में जो है, चर्चा होने के बाद में और भी कुछ इसमें बिंदु जोड़े जा सके। तो काफी महत्वपूर्ण जो है उत्तराखंड में इस यूसीसी को माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, माना जा सकता है कि काफ़ी अहम ये यूसीसी है और जिस तरह से इसे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा, और अगर ये सफल होता है तो इसी तरह से अन्य प्रदेशों में भी इसे लागू किया जाएगा। और समान नागरिक के लिए समान संहिता यानी कि प्रत्येक नागरिक अगर समान है तो उसके लिए समान नियम और कानून होंगे। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री से हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के स्वामित्व की 452 एकड़ भूमि को उत्तराखंड सरकार को दिए जाने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है। आगामी 11 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा हुआ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर लोहाघाट में काफी उत्साह बना हुआ है, क्योंकि वर्षों के बाद किसी मुख्यमंत्री के कदम लोहाघाट में पड़ने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के जोरदार स्वागत के लिए नगरवासी तैयारियों में जुट गए हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय ने कहा कि लोहाघाट नगर में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लोहाघाट के इस दौरे में लोहाघाट क्षेत्र की जनता को काफी उम्मीद है। लोहाघाट की सबसे बड़ी समस्या पेयजल व नजूल भूमि फ्री होल्ड की है। नगरवासी वर्षों से लोहावती नदी का दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जो है लोहाघाट में हो रहा है, और इस दौरे से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं लोहाघाट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान मुख्यमंत्री स्तर से होना है। तो हमें आशा है कि श्रीमान धामी जी हमारी इन मूलभूत समस्याओं की ओर अपना ध्यान करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसमें मुख्यतः जैसा कि यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से सरयू पेयजल योजना की मांग लोहाघाट से उठती रही है, और कई बार इसमें कार्रवाई का आश्वासन भी मिला हुआ है, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं हो पाया। हम आशा कर रहे हैं कि इस बार धामी जी जो है हमें यह सौगात तो जरूर दें। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के उस बयान पर सियासत गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने इंडी गठबंधन पर घटक दलों को कुत्तों के झुंड की मिसाल दी। बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए भाजपा नेता को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। निंदा की जाए उतनी कम है और एक इतने बड़े नेताओं को इस तरह के बयान नहीं करने चाहिए। और मुझे लगता है दुष्यंत गौतम जी का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन वो अपना खो बैठे हैं, जो इस तरह के बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं। इसके विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी ने दुष्यंत गौतम का हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इस तरह की भविष्य में उनको ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसका विरोध हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर जनता भी 2024 में इसका जवाब देगी, जो हिटलरशाही रवैया इन लोगों ने अपना रखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार किया। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने देहरादून में भाजपा के टिहरी लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में भाषण देते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन के दल आपस में मोहल्ले के कुत्तों की तरह भौंकते लड़ते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने के लिए गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी पर भौंकने का काम करते हैं। वहीं इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि दुष्यंत गौतम कौन है, मैं उन्हें नहीं जानता। उन्होंने आगे कहा कि दुष्यंत गौतम को पता होना चाहिए कि कुत्ता वफादार होता है और अंग्रेजों के मुखबिर और गांधी के हत्यारे वफादारी के बारे में क्या जाने। दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता, क्योंकि इतना जरूर जानता हूं जहां से ये बात आई है वो गांधी के हत्यारे नाथुराम गॉडसे के चेले लोग हैं और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हों, गांधी के हत्यारे रहे हों, वो लोकतंत्र में दूसरी पार्टी पे ऐसी ही टिप्पणी करते हैं। वैसे गौतम जो भी है उसको ये पता होना चाहिए कि कुत्ता वफादार होता है और वफादारी को जयतंत्र क्या समझे, वफादारी को अंग्रेजों के मुखबिर और गांधी के हत्यारे क्या समझे। क्योंकि अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो शायद महाभारत और पांडवों के बारे में सुना होगा। पांडवों को भी स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने वाला कुत्ता ही था, ये गौतम को याद है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने बेटे आनंद रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। इस दौड़ में अब उनके दूसरे बेटे वीरेंद्र रावत भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1996 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में NSUI के अध्यक्ष रहे। उसके बाद यूथ कांग्रेस सेवा दल में भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियां संभाली और वर्तमान में वो PCC में उपाध्यक्ष पद पर हैं। वीरेंद्र रावत का कहना है कि वो कोई साधु सन्यासी नहीं है, बल्कि उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वो पुरजोर तरीके से हरिद्वार लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। उन्नीस 1996 में पहली बार NSUI से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में रहा, सेवा दल में रहा और अभी वर्तमान में PCC में उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं कोई साधु सन्यासी तो हूँ नहीं कि कह दूँ कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, और हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है। और अगर पार्टी ने मौका दिया तो पुरजोर तरीके से हम इस सीट को जीतने का प्रयास भी करेंगे और जीतेंगे भी। PCS कुष्म चौहान को हरिद्वार का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। कुष्म चौहान ने सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद कुष्म चौहान ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए सभी के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा। साथ ही अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। मैंने आज यहाँ पे नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार का चार्ज लिया है और एज ए नगर मजिस्ट्रेट मेरी पहली प्राथमिकता शहर के लॉ एंड ऑर्डर की रहेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि जो आम आदमी की समस्याएं हैं उनका जिनका निस्तारण मेरे स्तर से होना है उनका मैं त्वरित गति से उनका निस्तारण करूं और साथ ही सारे संबंधित जितने भी विभाग हैं यहाँ पे संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए हम लोग इस शहर को एक नए तरीके से शहर को सुव्यवस्थित करने का कार्य हम लोग करेंगे। और प्लस यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कि कहीं कहीं पे अतिक्रमण की शिकायतें भी मुझे मिल रही हैं और मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो इसमें अतिक्रमण पे भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश। लक्सर क्षेत्र में एक के बाद एक रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई चल रही है, जिसका उदाहरण देहरादून से लक्सर पहुंची विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं लक्सर तहसील से एक और मामले का खुलासा हुआ, जिसमें साल 2021 में लक्सर तहसील में एक हल्का लेखपाल तैनात था, जो हाल ही में आपदा के मुआवजे से संबंधित चेक धांधली प्रकरण में भी निलंबित चल रहा था, जिस पर लोगों को डरा धमकाकर पैसों की उगाही का गंभीर आरोप है। फिलहाल जल्द ही लेखपाल के ऊपर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
जुलाई 2021 की बात है। लक्सर तहसील के एक हल्का लेखपाल संदीप कुमार हैं, जो अभी वर्तमान में भी निलंबित किए हुए हैं ढाडेकी के चेक प्रकरण में। उनका काम है गरीब किसानों को डरा धमका कर पैसे ऐंठना और रिश्वत लेना। इसी संदीप लेखपाल ने गांव लालचंद वाला के एक किसान हैं देवेंद्र कुमार पुत्र प्रेम सिंह, उनका हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 500 रुपए रिश्वत की मांग की थी और ये रिश्वत जबरदस्ती ली गई उनसे। उसका वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो के आधार पर कोर्ट में केस डाला गया। लक्सर से एसीजेएम कोर्ट से नहीं ऑर्डर हुआ, फिर जिला जज कोर्ट से जब नहीं ऑर्डर हुआ तब देहरादून गढ़वाल प्रक्षेत्र की जो कोर्ट है विजिलेंस कोर्ट, उनकी अदालत में एक हमने मुकदमा 156(3) में दायर किया था। अब जल्दी संदीप की गिरफ्तारी हो जाएगी। सस्पेंड वो हो ही रखा है इसमें ढाडेकी प्रकरण में। बाकी अनेक मामले भी उसके खिलाफ हैं और विजिलेंस अपना काम कर रही है। लक्सर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। सुल्तानपुर और भिक्कमपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 वाहनों को सीज किया, जिसकी रिपोर्ट उप जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हरिद्वार एसएसपी ने भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई की बात कही है। लगातार शिकायतें आ रही थी और इसको लेके हम लोगों के द्वारा इनको निर्देशित किया गया था। थाना स्तर पर जो कार्रवाइयां की जानी थी, आज उस पर इन लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। जो गुलामी के समय की कुरीतियां आई थी, इस यूसीसी लागू होने के बाद वो कुरीतियां खत्म होगी। जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए थे महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, वो कानून नलीफाई हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। और 2 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा समय से एक व्यापक विचार विमर्श हर वर्ग हर तबके में करके और जो इनपुट लिए गए और जो इन्होंने अलग अलग अध्ययन किए उसके आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, तो निश्चित रूप से बेहतरी के लिए है और जो इसके उद्देश्य हैं उनको पूरा करेगा। जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए, और ये देश का पहला ऐसा काम है जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से। जनपद उत्तरकाशी जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को उपचार नहीं मिल रहा है। अधिकांश महिलाओं को प्रसव के लिए रेफर किया जा रहा है। इससे पहाड़ी क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो उपचार की दुर्दशा को बताते हैं। नासिक में अच्छी ढंग से हॉस्पिटल बढ़िया बन रखा है, डॉक्टर अच्छे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे भतीजे साथ 2 दुर्घटना घटी, उसके बारे में क्या बोलूं।
क्योंकि बहुत दुखद घटना है, क्योंकि इन्होंने तो बना रखा है यहाँ रेफर सेंटर, और जब मरीज को ज़्यादा दिक्कत होती है तब सीधे नीचे भेजते हैं। मतलब यहाँ डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल की बहुत दुर्दशा बेकार हो रखी है, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल अच्छा है पर डॉक्टर अच्छे नहीं। यहाँ डॉक्टर अच्छे बुलाए जाए, ये विधायक जी से अनुरोध है और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि यहाँ डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था करें। अभी हमारे जनवरी माह में जो है दोनों गायनेकोलॉजी नहीं थी, बल्कि एलएमओ से हमारी सीनियर एलएमओ और दो हमारी और एलएमओ तो थी, महिला चिकित्सा अधिकारी थी, लेकिन हमारे पास जो दो गायनेकोलॉजिस्ट है वो नहीं थी। लेकिन आज हमारी ये गायनेकोलॉजिस्ट ने बैच ज्वाइन कर लिया, दूसरी तो खैर वो उस पर चल रही है, क्या नाम, उनकी डिलीवरी खुद अपनी होने वाली है। लेकिन फीमेल हॉस्पिटल में सर्जन नहीं होते, बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। वो जो सीवियर वाला इशू रहता है, तो अभी जो ये आ गए हैं डॉक्टर खुशबू पुजारी आ गए हैं, तो ये सीजर वगैरह कर लेते हैं अगर किसी को जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे ना स्पेशलिस्ट जो सर्जन है जो ऑपरेशन करते हैं वो यहाँ पे एक ही हैं। अब अगर जो कि मैं हूँ, अगर मेरी भी जैसे छुट्टी वगैरह, मुझे किसी अपने कारण की वजह से कोई छुट्टी लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो पेशेंट के साथ तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते ना। पेशेंट के साथ अगर कोई, हमें किसी का नहीं पता कि कौन ऑपरेशन में जा सकता है, किसकी नॉर्मल ही पक्का, हम किसी को 100% तो किसी का नहीं कह सकते। उनको बता दिया जाता है हर मरीज को, जो खतरा लेके रुक जाते हैं तो वो रुक जाते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं खतरा नहीं रहना चाहते हैं वो देहरादून जाते हैं। तो फिर उस बेसिस में यूजुअली ज्यादातर जो रिफर होते हैं उसी समय होता है, जब जो एक ही डॉक्टर होने की वजह से वो छुट्टी पे होता है तब। तो यहाँ पे बस वही है कि थोड़ा डॉक्टर की कमी, सर्जन की कमी है। सर्जन स्पेशलिस्ट होने चाहिए, तो फिर ये दिक्कत थोड़ा कम ही रहेगी। महिला अस्पताल जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे लगातार ये जो अस्पताल है रेफर सेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट जो सर्जन है वो यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण से जो यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी हो रही है, लगातार उनको जो है देहरादून रेफर किया जा रहा है। मैं अक्टूबर से अब तक का आपको आंकड़ा बता दूँ कि लगभग यहाँ पे जो है 35 से 40 महिलाओं को जो है रेफ़र किया गया। लेकिन इस बीच इलाज के दौरान यहाँ पे अस्पताल में 2 महिलाएं हैं, उनकी जो है मृत्यु भी हुई है। यहाँ पे जो CMS है, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट यहाँ पे सर्जन नहीं है, जिसके कारण से ये समस्या आ रही है और वो अपने बल पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। फिलहाल बहरहाल अभी स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है और यहाँ पे जो अस्पताल है लगातार रेफर सेंटर बनता जा रहा है। दीपक नोटल, ND24 उत्तर। हल्द्वानी में एक निजी बैंक्वेट हॉल में ग्राम विकास अधिकारियों का 1 दिवसीय अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन में नैनीताल जिले के सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कालाडूंगी के विधायक बंशीधर भगत और वरिष्ठ स्थिति के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया भी उपस्थित रहीं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि अधिवेशन प्रत्येक 2 साल बाद किया जाता है। इस अधिवेशन के अंदर नए वर्ष के चुनाव भी किए जाते हैं। इस अधिवेशन में दोपहर के बाद सभी पदों के लिए चुनाव किए जाएंगे। हल्द्वानी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी का 1 दिवसीय अधिवेशन किया गया, जिसमें विकास अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यकारिणी का 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के उपरांत हम जो अधिवेशन होता है, हम उसके प्रथम पाली पे हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो विकास खंड स्तर पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिसने ग्राम विकास अधिकारी ने अपने कार्यों के दिया होता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है और जनपद स्तर से 3 ग्राम विकास अधिकारियों को यहाँ सम्मानित किया जाता है। उसके उपरांत हमारे सेकंड पाली पे हमारा जो द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया की जाएगी, उसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री के लिए निर्वाचन किया जाएगा। बाकी जो हमारे अदर पद होंगे वो हमारे संगठन द्वारा भी मनोनीत किए जाएंगे। सभी कर्मचारियों की अपनी यूनियन होती है, वो समय समय पर उसका अधिवेशन करते हैं और उसमें द्विवार्षिक अधिवेशन है, उसमें चुनाव भी होते हैं। आगे के लिए अपने पदाधिकारियों को चुनेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।